हेलो एवरीवन। तो आज का टॉपिक जो तुम लोग सॉलिड स्टेट में पहले पढ़ते हो वो अपन स्टार्ट किए हैं। मैंने बोला था सॉलिड स्टेट में सबसे फर्स्ट टॉपिक जो था सॉलिड के बारे में स्टडी किया था, और सॉलिड के बाद आता है टाइप्स ऑफ सॉलिड। मैंने बोला था क्या ये सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। तो अभी वो टाइम आ चुका है जहां पर अपन सॉलिड स्टेट में टाइप्स ऑफ सॉलिड के बारे में स्टडी करेंगे। और टाइप्स ऑफ सॉलिड क्या है, जस्ट तुम्हें रट्टा मारने वाला कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे रटने वाला पार्ट है, डिफरेंस वगैरह आएंगे। और 12th के अकॉर्डिंग ये चलोगे तो यहाँ पे क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, एमसीक्यू आने के चांसेस कम रहते हैं। नीट में एग्जाम में क्वेश्चंस इससे एमसीक्यू बहुत कम आएंगे, क्योंकि एमसीक्यू वाला पार्ट अपन लोगों ने पहले कवर कर चुके हैं। तो अभी जो पार्ट है थ्योरेटिकल पार्ट है, जो अपने पास सॉलिड का क्लासिफिकेशन वगैरह होगा वो अपन डिस्कस करेंगे। क्लियर है सबको? तो स्टार्ट करते हैं। पहले सॉलिड को क्लासिफाई करते हैं। तो क्लासिफाई जो है उनको क्लासिफिकेशन का बहुत सारा बेसिस दिया गया था। बेसिस क्या था? सिमेट्री के बेसिस पे क्लासिफाई किया गया था सॉलिड को। क्या बोला मैंने? सिमेट्री के बेसिस पे। सेकेंड, अरेंजमेंट के बेसिस पे। मीन्स एक ऐसा सॉलिड मिला जिसमें देखो एटम्स रेगुलर अरेंज है। ठीक है, 1 2 3 4। फॉर एग्जाम्पल अपन क्या करें, एक एटम लिया, दूसरा एटम लिया, तीसरा एटम लिया, जो अपन पढ़ रहे थे, याद है तुम्हें? एटम्स को रेगुलर अरेंज कर रहे थे। और एक में क्या था, रैंडम अरेंजमेंट था, कहीं से भी कहीं पे भी एटम्स अरेंज है। तो इस बेसिस पे ना, रेगुलरिटी के बेसिस पे या अरेंजमेंट के बेसिस पे प्लस सिमेट्री के बेसिस पे, यानी बहुत सारे क्लासिफिकेशन का बेसिस बनाया गया। और उस बेसिस पे ना अपने को क्लासिफाई, सॉलिड को जो मैंने क्लासिफाई किया वो कितने पार्ट में क्लासिफाई किया? 2 पार्ट में। एक था क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक था अमॉर्फस सॉलिड। क्या बोला मैंने? एक था क्रिस्टलाइन सॉलिड, एक था अमॉर्फस सॉलिड। सबको समझ में आ रहा है क्या? क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस। क्या बेसिस क्या था इन दोनों का क्लासिफिकेशन का? तुमसे पूछा जाएगा कि बेसिस क्या था इनका क्लासिफिकेशन का, तो क्या बोलोगे? अरेंजमेंट के बेसिस पे क्लासिफाई किया गया था, उनके फेज ट्रांजिशन टेम्परेचर के बेसिस पे क्लासिफाई किया गया था, उनका सिमेट्री के बेसिस पे क्लासिफाई किया गया। मीन्स एक एटम है सॉरी एक सॉलिड है जिसे तुम बीच से कट कर रहे हो, मीन्स मिड से कट कर रहे हो, तो तुम्हें 2 हाफ इक्वल पार्ट में मिल जा रहा है। 2 इक्वल पार्ट मीन्स मिरर इमेज मिल रहा है। और एक तुमने सॉलिड लिया जिसे मिड से कट किया तो तुम्हें 2 इक्वल पार्ट नहीं मिला। लाइक अपने पास एक सॉलिड ऐसा है और एक सॉलिड ऐसा है। देखो ऐसा ऐसा कुछ है। अब तुम इसमें बीच से कट करो, मिड से कट करो, 2 इक्वल पार्ट में मिला क्या अपने को? नहीं मिला। मीन्स सिमेट्री इसमें एब्सेंट है। बोलोगे ये सिमेट्रिकल नहीं है, नॉन सिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल है। लेकिन तुम यहां पे कट करोगे तो तुम्हें दोनों इक्वल पार्ट मिलेगा। मीन्स अब इसे क्या बोलेंगे? सिमेट्रिकल। क्लियर है सबको? तो इसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन बनाया गया। जो अपना क्लासिफिकेशन है सॉलिड का, देखो ऊपर सबको दिख रहा है। मैं बोर्ड से थोड़ा बाहर जा रहा हूं। फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ो, सब लोग पढ़ो। क्या लिखा हुआ है? हैव वेल डिफाइंड ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, नॉट वेल डिफाइंड और रैंडम अरेंजमेंट। समझ में आ रहा है क्या? तो क्रिस्टलाइन सॉलिड जो अपन लोग पहले से पढ़ रहे थे बच्चों, जो हम लोग पहले से पढ़ रहे थे वो क्या था? क्रिस्टलाइन सॉलिड था, जिसमें एटम्स का अरेंजमेंट वेल डिफाइंड था। क्लियर है? दूसरा, इसमें क्या था? रैंडम अरेंजमेंट था। तो अमॉर्फस सॉलिड अपन लोगों ने नहीं पढ़ा है, जिनका एटम्स का अरेंजमेंट क्या था? रैंडम था। ये जस्ट लाइक ये वाला। और जो हम लोग पढ़ चुके थे ये क्या था? क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में अपन स्टडी किए थे। कुछ भी डाउट है पूछ सकते हो। फर्स्ट स्टेटमेंट सबका क्लियर है? फर्स्ट स्टेटमेंट, हैव वेल डिफाइंड ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, नॉट वेल डिफाइंड। जो भी तुम्हें इसका ऑपोजिट सेंटेंस लिखना है। फिर मैंने नीचे लिखा है रेगुलर एंड पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। अगर वो सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो पार्टिकल्स होगा, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होगा, वो क्या, उनमें जो अरेंजमेंट होगा वो रेगुलर होगा प्लस पीरियोडिक होगा। पीरियोडिक वे में मींस ये वाला पार्ट फिर ये रिपीट होगा, तो इसे अपन बोलेंगे पीरियोडिक, और रेगुलर अरेंजमेंट होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? इसीलिए इस रीजन के कारण जो सॉलिड का अरेंजमेंट आया, 1 2 3 4 5 6 एटम्स को अरेंज किया है एक इस फॉर्म में। ठीक है, रेगुलर अरेंजमेंट किया है। इस बेसिस के कारण अपन क्रिस्टलाइन सॉलिड को ट्रू सॉलिड कंसिडर करते हैं, और इसे फॉल्स और स्यूडो सॉलिड बोलते हैं। किसे? अमॉर्फस सॉलिड को फॉल्स सॉलिड और स्यूडो सॉलिड बोलते हैं। क्लियर है? 2 स्टेटमेंट तुम्हें एग्जाम में, तुम याद रखो 12th में ना तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन ये आ सकता है क्या? डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमॉर्फस सॉलिड। ठीक है, तो याद रखना फर्स्ट पॉइंट क्या है? रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। ठीक है, रैंडम नहीं होगा, रेगुलर अरेंजमेंट एटम्स का मिलेगा। वेल डिफाइंड ऑर्डरली अरेंजमेंट एटम्स मिलेंगे, वेल डिफाइंड ऑर्डर अरेंजमेंट होगा। किसका? क्रिस्टलाइन का। अमॉर्फस का रहेगा ऐसा वेल डिफाइंड नहीं, इल डिफाइंड, कैसा भी होगा। ठीक है, रेगुलर पीरियोडिक अरेंजमेंट होगा क्रिस्टलाइन सॉलिड का। फर्स्ट डिफरेंस। ट्रू सॉलिड बोलेंगे क्रिस्टलाइन को, सेकंड, और अमॉर्फस को क्या बोलेंगे? स्यूडो सॉलिड। 2 स्टेटमेंट क्लियर है अपना। थर्ड पढ़ते हैं। थर्ड क्या लिखा है?
फिक्स फेज ट्रांजिशन टेम्परेचर। अब अपने पास एक डाउट आया कि सर फेज ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या होता है। बहुत इजी है बच्चों, देखो फेज ट्रांजिशन बहुत लोगों को आता भी होगा। अगर मैंने वाटर का लिक्विड स्टेट लिया और ये वाटर का गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है, इसी को बोलते हैं फेज ट्रांजिशन। मींस स्टेट लिक्विड टू गैस स्टेट, वाटर जो है लिक्विड टू गैस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है, दिस इज नोन एज वेपराइजेशन। ये जो रिएक्शन है इसे वेपराइजेशन बोलोगे, तो ये फेज ट्रांजिशन हो रहा है। क्लियर है सबको? मींस जिस स्टेट में लिक्विड टू वो वेपर में कन्वर्ट होगा। तो इनका जो फेज ट्रांजिशन, लाइक वाटर लिक्विड जो है गैस में कन्वर्ट होगा, या ऐसा हो सकता है कि वाटर का सॉलिड स्टेट लिक्विड में कन्वर्ट होगा, मेल्ट करना स्टार्ट होगा। तो ये जो जिस टेम्परेचर पे वाटर जो होता है, वाटर का सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है, उसे अपन मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं, मेल्ट करना स्टार्ट होता है। तो मेल्टिंग पॉइंट जो होगा, लाइक मेल्टिंग पॉइंट, फेज ट्रांजिशन टेम्परेचर का मतलब मेल्टिंग पॉइंट हो सकता है, बॉइलिंग पॉइंट हो सकता है। वाटर बॉइल कर रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट बोलोगे, लिक्विड टू वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ सॉलिड टू लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, मेल्टिंग पॉइंट डिफाइन होगा 0 डिग्री सेल्सियस होता है। बताओ वाटर का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। तुमसे मैंने पूछा कि बताओ पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, तो तुम क्या बोलोगे? 110 डिग्री सेल्सियस सर, कभी हो सकता है, कभी 100 हो सकता है सर, कभी 90 हो सकता है। ऐसा है क्या? नहीं, तुम्हारा एक ही आंसर होगा, क्या? 100 डिग्री सेल्सियस। मैंने फिर से तुमसे पूछा आइस का मेल्टिंग पॉइंट बोलो, आइस कितने डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट करता है? तुमने बोला 0 डिग्री सेल्सियस सर और 273 केल्विन। इसका मतलब क्या है बताओ? इसका मतलब क्या है? तुमने आंसर ऐसा दिया क्या सर 0 to 5 होगा, ये सर 5 to 10 डिग्री सेल्सियस होगा। तो एक रेंज में नहीं बोला ना, तुमने एक एग्जैक्ट आंसर दिया, फिक्स आंसर दिया। क्या कि सर वाटर का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, वाटर का आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। मीन्स इनका फेज ट्रांजिशन टेम्परेचर मीन्स मेल्टिंग पॉइंट जो है वो फिक्स होता है, कोई रेंज में नहीं होता है। किसका? क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो इसीलिए आइस जो होगा अपना क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा या अमॉर्फस सॉलिड होगा? क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जांपल होगा। क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जांपल क्या होगा? आइस। तो ये स्टेटमेंट सबको क्लियर है? इनका जो फेज ट्रांजिशन टेम्परेचर होता है वो फिक्स होता है, इनका मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है। फेज ट्रांजिशन अकर्स एट अ रेंज ऑफ टेम्परेचर। मींस एक पर्टिकुलर ऐसा नहीं बोलोगे 10 है, 100 है, 0 है, तुम बोलोगे 5 to 10, तुम बोलोगे 10 to 15 डिग्री सेल्सियस फेज ट्रांजिशन टेम्परेचर है, जिसमें वाटर लिक्विड स्टेट गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है। तो उनमें एग्जांपल अलग अलग हैं जो अपन आगे देखेंगे। मींस एक रेंज है, रेंज इंपॉर्टेंट है, रेंज वाला स्टेटमेंट। ठीक है, मैंने बोला प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री। एक सिमेट्री होती है जो आगे तुम्हें पढ़ाऊंगा मैं। सिमेट्री जो होता है मींस मैंने बोला ना, ये इसे बोलते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है, लेकिन यहाँ 2 इक्वल पार्ट नहीं मिलता है, इसीलिए अपन क्या बोलेंगे? प्लेन ऑफ सिमेट्री। जो सिमेट्री होता है वो प्रेजेंट होता है किसमें? क्रिस्टलाइन में। लेकिन अमॉर्फस में सिमेट्री क्या होती है? एब्सेंट होती है। मींस अनसिमेट्रिकल होता है सॉलिड। कौन सा? अमॉर्फस। एंड सिमेट्रिकल सॉलिड आर क्रिस्टलाइन। क्लियर है सबको? नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो, ये स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हारे नीट में एमसीक्यू बनता है तो एक फेज ट्रांजिशन टेम्परेचर वाला एमसीक्यू बनता है और एक एनआइसोट्रॉपिक में क्या लिखते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड, और लिखते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड आर एनआइसोट्रॉपिक। तो पहले अपने को ये समझना है कि एनआइसोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एनआइसोट्रॉपिक, अमॉर्फस सॉलिड आर आइसोट्रॉपिक। आइसो का मतलब क्या होता है? सेम। तो मीन्स सेम, देखो यहाँ पे क्या स्टेटमेंट लिखा है मैंने, सेम प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन। अगर सारे डायरेक्शन में प्रॉपर्टीज सेम मिले, प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कंडक्टिविटी, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, जितने भी फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो अगर डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करे, मींस इस डायरेक्शन में भी सॉलिड के, इस डायरेक्शन में भी बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, कंडक्टिविटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना मिल रहा है वही इस डायरेक्शन में मिल रहा है, वही सेम इस डायरेक्शन में मिल रहा है। मींस सारे डायरेक्शन में प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम मिले तो उसे अपन बोलते हैं आइसोट्रॉपिक। तो आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज किसका है? अमॉर्फस सॉलिड आर आइसोट्रॉपिक इन नेचर। ठीक है, क्या स्टेटमेंट लिखोगे? मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, तुम्हें 12th में अगर एग्जाम में लिखोगे आंसर तो क्या लिखोगे? अमॉर्फस सॉलिड आर आइसोट्रॉपिक इन नेचर मींस सेम प्रॉपर्टीज आर इन ऑल डायरेक्शन। क्लियर है सबको? एंड crystalline solids are anisotropic means different properties along different direction। ठीक है, डिफरेंट डायरेक्शन में जितने भी डायरेक्शन है उनमें प्रॉपर्टी सबका डिफरेंट होगा। मींस इस डायरेक्शन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ है तो दूसरे डायरेक्शन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ और होगा, वो जैसा था वैसा नहीं होगा। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो डिफरेंट डायरेक्शन में क्रिस्टलाइन सॉलिड का डिफरेंट आता है, लेकिन अमॉर्फस सॉलिड का फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या रहता है? सेम रहता है।
समझ में आया क्या? कुछ भी डाउट है तो पूछ सकते हो। अमोर्फस का क्या है? आइसो, एनाइसो इज क्रिस्टलाइन, ठीक है। लेकिन एक एक्सेप्शन तुम्हारे बुक में दिया हुआ, 12th वाले बुक में तुम चेक करोगे तो ये वाला फर्स्ट पेज में तुम्हें मिलेगा, समझना है, फर्स्ट पेज में तुम्हें ये मिलेगा क्या? क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमोर्फस सॉलिड का डिफरेंस। सॉलिड स्टेट का जब तुम फर्स्ट पेज पढ़ोगे तो यही मिलेगा। टाइप्स ऑफ सॉलिड का में सॉलिड का क्लासिफिकेशन है, तो वहां लिखा क्या है? एनआइसोट्रॉपिक तो सारे सॉलिड होते हैं, लेकिन वैसे क्रिस्टलाइन सॉलिड जिनका स्ट्रक्चर क्यूबिक स्ट्रक्चर है, मींस जो क्यूबिक ज्योमेट्री में अरेंज रहते हैं, उनका वो एनआइसोट्रॉपिक नहीं होते हैं, ठीक है। तो यहां लिखा है मैंने, एनआइसोट्रॉपिक मींस डिफरेंट प्रॉपर्टीज अलोंग डिफरेंट डायरेक्शन एक्सेप्ट क्यूबिक स्ट्रक्चर, मींस क्यूबिक स्ट्रक्चर का जो प्रॉपर्टीज होगा वो डिफरेंट नहीं होगा, सेम रहेगा, मींस आइसोट्रॉपिक नेचर होगा, ठीक है। एग्जांपल लिखा है, फॉर एग्जांपल आइस बोला, क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जांपल है। जितने भी सॉल्ट्स हैं सारे क्रिस्टलाइन है। ग्रेफाइट है, मेटल्स है, मेटल्स जितने भी होंगे, ग्रेफाइट है, वो सारे क्या है? ये सारे सॉलिड क्या है? इसके एग्जांपल्स है क्रिस्टलाइन के। अमोर्फस में मैंने एग्जांपल लिखा है क्या? ग्लास, प्लास्टिक, रबर, जो भी एग्जांपल्स तुम्हारे बुक में होंगे और ऐड कर लेना। इतने एग्जांपल्स जो है वो अमोर्फस है। किसी को कुछ डाउट है? कोई सा भी पॉइंट्स देख लो, अच्छे से लिख लो, अच्छे से लिख लेना। ये बुक में लिखा हुआ है, बुक में लिखा हुआ है बच्चों, फिर भी मैं तुम्हें बोल रहा हूं नोट्स इसका बनाओ, इसे लिखो। जैसे डिफरेंस बोला, तुम्हें बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा है, तुम्हें ध्यान से लिखना है और याद रखना है, ये अच्छे से याद हो जाएगा सबको। समझ में आ रहा है क्या? कुछ डाउट है तो पूछ लो। अमोर्फस क्रिस्टलाइन सॉलिड का हो गया क्लासिफिकेशन। पहला क्या बोलोगे? जल्दी बोलो। क्रिस्टलाइन, अमोर्फस, वेल डिफाइंड ज्योमेट्री, इल डिफाइंड ज्योमेट्री। वेल डिफाइंड, रैंडम अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम इज क्रिस्टलाइन, रैंडम अरेंजमेंट ऑफ एटम इज अमोर्फस। ट्रू सॉलिड कौन सा होगा? क्रिस्टलाइन। अमोर्फस कैसा होगा? स्यूडो सॉलिड। फिक्स फेज ट्रांजिशन टेम्परेचर लाइक मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होगा किसका? बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट किसका फिक्स होगा? क्रिस्टलाइन का। इनका रेंज में होगा, ठीक है। फिर इनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री, सिमेट्री जो होता है प्रेजेंट होता है, इसमें अमोर्फस में एब्सेंट होता है। फिर मैंने बोला ये एनआइसोट्रॉपिक इन नेचर होते हैं, मींस डिफरेंट प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन, प्रॉपर्टीज इनकी डिफरेंट होती है सारे डायरेक्शन में, इनका सेम प्रॉपर्टीज होता है सेम सारे डायरेक्शन में, मींस आइसोट्रॉपिक इन नेचर। कौन? अमोर्फस। फिर मैंने उनके कुछ एग्जांपल्स बता दिए। ये अपने को तुम्हें एग्जाम के लिए याद रखना, 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आएंगे 2 मार्क्स के। नेक्स्ट अपन देखते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड जो था अपने को डिटेल में पढ़ना था। क्या बोला मैंने? क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है हमें डिटेल में पढ़ना है, तो डिटेल में मैंने लिखा है, इस साइड देखो, सब लोग देखो अच्छे से। क्या लिखा है बच्चों बताओ? क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। और क्रिस्टलाइन सॉलिड को क्लासिफिकेशन को अपन 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है आयनिक सॉलिड, सेकंड है कोवेलेंट सॉलिड, थर्ड है मेटेलिक सॉलिड, और फोर्थ है तुम्हारे पास एक और कौन सा रहेगा? मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर, मेटेलिक, आयनिक, कोवेलेंट, 4 पार्ट के हैं, ठीक है। अपन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कौन सा सॉलिड? आयनिक सॉलिड। बहुत ही इजी है, बहुत सारे पार्ट लिखे हैं अपन लोग, NaCl है, KCl है, CaF2 है। जितने भी S ब्लॉक एलिमेंट का कंपाउंड तुमने सुना है, पढ़ा है, बहुत सारे कंपाउंड, मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स एक्सेप्ट कुछ एक्सेप्शंस होंगे, उस S ब्लॉक एलिमेंट के जितने भी सॉल्ट बनेंगे ना, वो सारे सॉल्ट आयनिक सॉलिड है, लाइक NaCl, KCl, RbCl। समझ में आ रहा है क्या? BeCl2, MgCl2, CaCl2, ये सारे कैसे हैं? आयोनिक सॉलिड है। क्लियर है? फर्स्ट पॉइंट। तो आयोनिक सॉलिड जो फॉर्म होता है वो आयन से फॉर्म होता है, चार्ज आयंस, कैटायंस और अनायंस, इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो तुमसे पूछे आयनिक सॉलिड में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है? कौन सा बोलोगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ो, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर चार्ज्ड आयंस। मैंने बता दिया, एक कैटायंस होगा, एक अनायंस होगा, और अट्रैक्शन फोर्स यहाँ पे क्या है वो भी लिख लेना, क्योंकि एग्जाम में आया हुआ है। आयनिक सॉलिड में कैसा अट्रैक्शन फोर्स होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर है सबको? नेक्स्ट, ये हार्ड होते हैं और ब्रिटल नेचर के होते हैं। तो ये भी पूछा है कभी, प्रॉपर्टीज तुमसे पूछ सकते हैं, आयनिक सॉलिड की प्रॉपर्टीज हार्ड और ब्रिटल नेचर के होते हैं। इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है। लिख लेना, ऐड कर लेना, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आर हाई, एंड आयनिक सॉलिड्स आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नॉन कंडक्टर, कंडक्टर नहीं है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी का ये नॉन कंडक्टर है। तो अपने को 3-4 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। फर्स्ट, अट्रैक्शन फोर्स याद रखना है, कौन सा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सेकंड, हार्ड और ब्रिटल है, समझ में आ रहा है क्या? हार्ड और ब्रिटल है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इसकी ज्यादा होती है, और ये नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, आयनिक सॉलिड। एग्जांपल मैंने लिख दिया, NaCl, CaF2, KCl। तुम जितने भी S ब्लॉक एलिमेंट के हैलाइड बना लो, कोई सा भी कंपाउंड बना लो, मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स क्या है? आयनिक है, ठीक है।
नेक्स्ट कोवेलेंट सॉलिड, कोवेलेंट के लिए मैंने बोला सेम कॉमन पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, और जितने भी सॉलिड है उनमें ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू आ सकता है यहाँ पे, हार्डेस्ट मोस्ट इनकम्प्रेसिबल, इसे कंप्रेस नहीं किया जा सकता है, तो ये मोस्ट इनकम्प्रेसिबल है और हार्डेस्ट है, और ऑब्वियसली ये भी पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। क्लियर है सबको? मैं थोड़े थोड़े छोटे छोटे पॉइंट में तुम्हें बता रहा हूं, तुम एक्सप्लेन कर सकते हो ना एग्जाम में, बताओ सब लोग एक्सप्लेन कर सकते हो अच्छे से इस वाले पॉइंट को, पुअर कंडक्टर, हार्डेस्ट, मोस्ट इनकम्प्रेसिबल। तुम्हारे बुक में ना ये क्वेश्चन कुछ दिया हुआ है, एक बुक में बॉक्स बना हुआ है जिसमें कोवेलेंट है, आयोनिक है, मेटेलिक है, मॉलिक्यूलर है, सबके क्लासिफिकेशंस के पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो ट्राई करना वो वाला पॉइंट्स पढ़ने का, तुम्हें ये सब इसी में मिलेगा। ठीक है, मैंने क्या किया, बहुत सारे पॉइंट एनसीईआरटी से उठाया, तुम्हारे बुक से लिया है और बुक से उठाया, मुझे जो कॉमन पॉइंट लगा और इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा वो मैंने रखा है यहाँ पे। ठीक है, जो एग्जाम में आने के चांसेस बहुत सारे हैं, बहुत ज्यादा चांसेस इसके। फॉर एग्जाम्पल ये नीट में आ चुका है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोवेलेंट सॉलिड, डायरेक्ट ये क्वेश्चन आया था, तो आंसर है तुम्हें सारे एग्जाम्पल याद रखने। जो एग्जाम्पल था नीट में जो आया था वो कार्बोरेंडम था। क्या है? कार्बोरेंडम। तुम्हारे बुक में बस कार्बोरेंडम लिखा है लेकिन कंपाउंड का स्ट्रक्चर नहीं लिखा है। मींस कार्बोरेंडम का फॉर्मूला क्या होता है? सिलिकॉन कार्बाइड, SiC इज कार्बोरेंडम। क्वार्ट्ज जो है वो भी कोवेलेंट सॉलिड है, SiO2। बोरोन नाइट्राइड लिखा है मैंने, और फोर्थ है डायमंड। 4 एग्जांपल अच्छे से ध्यान में रखोगे, रट्टा मार लो, डायमंड, क्वार्ट्ज, बोरोन नाइट्राइड और कार्बोरेंडम। क्लियर है सबको? ये अपना हो गया कोवेलेंट सॉलिड। नेक्स्ट पढ़ो कौन सा सॉलिड है, सब लोग देखो। नेक्स्ट सॉलिड कैसा रहेगा? मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड के बारे में क्या पॉइंट लिखा है मैंने, देखो मॉलिक्यूलर सॉलिड के बारे में एक पॉइंट ये है कि वो दोनों तो हार्ड था, आयोनिक और कोवेलेंट हार्ड था, लेकिन अपना जो मॉलिक्यूलर सॉलिड है वो सॉफ्ट है, प्लस मेल्टिंग पॉइंट उसकी क्या है? कम है। 2 डिफरेंस आ गया। ऊपर वाले दोनों सॉलिड का क्या था? मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों का हाई था, लेकिन इसका मेल्टिंग पॉइंट कम है, साथ में ये सॉफ्ट है, प्लस पुअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है। तीनों अभी तक कंडक्टर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर का पुअर ही है, नॉन कंडक्टर, पुअर इलेक्ट्रिक कंडक्टर, ये भी पुअर। ठीक है, ये सॉरी हाँ, अपने मॉलिक्यूलर सॉलिड भी पुअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर पढ़ लिए। अब देखो इसमें मॉलिक्यूलर सॉलिड को बच्चों डिवाइड किया गया 3 पार्ट में, ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या बोला मैंने? मॉलिक्यूलर सॉलिड को डिवाइड किया गया है 3 पार्ट में, ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब ये पढ़ने के लिए अपने को ये वाला पार्ट थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पे देखना होगा, तो मैं ये वाला पार्ट रब कर रहा हूं। सब लोग लिख लिए हो? लिख लो। मैं इस साइड का थोड़ा सा पार्ट रब कर रहा हूं। अपना टॉपिक चल रहा है बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू यहाँ पे कम चांसेस है बनने के। 2-3 एमसीक्यू एग्जाम में आए हैं 10 साल में, जो मैंने बता दिया। क्रिस्टलाइन अमॉर्फस सॉलिड से 2-3 क्वेश्चन आए हैं, और टाइप्स ऑफ सॉलिड के एग्जांपल से आए हैं नीट में अगर तुम बोलोगे तो। लेकिन 12th में ये वाला क्लासिफिकेशन पूछा है, ठीक है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस भी पूछा है। तो तुम्हारे 12th में अगर जो 12th के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो तो ये वाला पार्ट उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान से पढ़ना है। तो मैंने क्या लिखा है? मॉलिक्यूलर सॉलिड को क्लासिफाई किया है। क्या क्लासिफाई किया? ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पे मेरा मॉलिक्यूलर सॉलिड जो है, यहां देखना अच्छे से बच्चों, मॉलिक्यूलर सॉलिड जो है वो फर्स्ट है नॉन पोलर। मॉलिक्यूलर में ऐसे सॉलिड जिनमें कोई चार्ज नहीं होगा। नॉन पोलर सॉलिड का मतलब, नॉन पोलर का मतलब क्या है? पोलैरिटी 0 है, मींस नो चार्ज। और नॉन पोलर सॉलिड के एग्जांपल्स हैं अपने पास इनर्ट गैस के, इनर्ट गैस एलिमेंट लाइक नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, ये सारे नॉन पोलर सॉलिड है। अब तुम बोलोगे सर ये सॉलिड कैसे होगा? मींस आर्गन आर्गन के बीच में सर कुछ तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ना। अपना एक सॉलिड बनाओगे तो आर्गन आर्गन ऐसे अरेंज करोगे ना, तो इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बच्चों, उस अट्रैक्शन फोर्स का नाम है लंदन फोर्स। उसका नाम क्या है? लंदन फोर्स, ठीक है, और डिस्पर्सन फोर्स बोलते हैं। ये तुम्हें ध्यान में रखना है। क्वेश्चन क्या आता है पता है? एमसीक्यू यहाँ पे क्या आ सकता है? इनर्ट गैस एलिमेंट जेनॉन जेनॉन के बीच में कौन सा टाइप का अट्रैक्शन फोर्स होता है? आंसर जाता है लंदन फोर्स। तो ये लंदन फोर्स है। इसमें नॉन पोलर सॉलिड लिखा है मैंने एग्जांपल, सॉलिड आर्गन, सॉलिड क्रिप्टन, सॉलिड जेनॉन। फोर्स लिखा है यहाँ पे, दिख नहीं रहा होगा तो लिखा है लंदन डिस्पर्सन फोर्स, मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे कोई नॉन पोलर है, कोई चार्ज नहीं है। सेकेंड अपन लिख देखेंगे पोलर सॉलिड। पोलर सॉलिड का मतलब क्या है? ऐसे सॉलिड जिसमें पॉजिटिव चार्ज हो और नेगेटिव चार्ज हो।
ऐसा एक सॉलिड है, ठीक है, एक कंपाउंड है जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव है, तो जो चार्ज आए तो पोलार बोलोगे। अभी तुम पोलार का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, दो पोल हो, ठीक है। दूसरा एक और ले लिया अपन ने, सीडी वाला कंपाउंड जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव है, ए बी ही ले लो, ए बी रख लो। अब क्या होता है, ये वाला कंपाउंड का पॉजिटिव चार्ज इसके नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है बच्चों, और ये नेगेटिव चार्ज इसके पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है। नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट कर रहा है, तो मतलब क्या बोलोगे तुम, दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो होगा। अब इस फोर्स इसमें इसे क्या बोलोगे, तो जब भी एक ही कंपाउंड में दोनों चार्ज प्रेजेंट हो, पॉजिटिव नेगेटिव, तो उसे अपन बोलते हैं डाइपोल। जब भी एक ही कंपाउंड में दोनों चार्ज प्रेजेंट हो तो अपन क्या बोलते हैं उसे, डाइपोल। दूसरे कंपाउंड में भी दोनों चार्ज है तो डाइपोल, तो इसे क्या बोलोगे, डाइपोल। डाइपोल इंटरेक्शन फोर्स, तो ये फोर्स कौन सा है बच्चों बताओ, डाइपोल। डाइपोल इंटरेक्शन फोर्स। तो पोलार सॉलिड जो अपना होगा, मैं इस साइड नीचे लिख रहा हूं, यहां पर अच्छे से थोड़ा पोलार सॉलिड के बारे में देख लो। क्या लिखूंगा मैं, पोलार के लिए मॉलिक्यूलर सॉलिड में सेकंड है पोलार। पोलार सॉलिड लाइक HCl, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये एक डाइपोल हो गया। दूसरा HCl पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये एक डाइपोल हो गया। तो ये डाइपोल है क्योंकि दोनों पोल है पॉजिटिव नेगेटिव, ये भी डाइपोल है। और डाइपोल डाइपोल के बीच में इंटरेक्शन फोर्स, इसे क्या बोलोगे, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन फोर्स। क्लियर है सबको। तो यहां पे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन फोर्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। यहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है, लंडन फोर्स। थर्ड नॉन पोलर सॉलिड सबको पता हो गया। पोलर सॉलिड में मैंने एग्जांपल क्या बोला, जैसे जितने भी डाइपोल है, डाइपोल कैसे पता चलेगा तुम्हें, डाइपोल तुम्हें कैसे पता चलेगा कि यहां पे पॉजिटिव नेगेटिव आएगा, तो जब भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो, सोचो H और Cl में, H पॉजिटिव है Cl नेगेटिव है, तुम्हें पता चल जाएगा ना कोई सा भी कंपाउंड जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव का डिफरेंस होगा, तो उन सब में उस सबको तुम डाइपोल बोलोगे। और डाइपोल अगर है तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन फोर्स उसमें होगा। अब तुम बोलोगे सर Br2 में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन फोर्स होगा क्या, Br2 में क्यों होगा बच्चों बताओ, Br और Dr के बीच में कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है क्या, मींस कोई पॉजिटिव कोई नेगेटिव होगा क्या, नहीं, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव का एलिमेंट है ना, सेम ही है ना En, तो कोई किसी का इलेक्ट्रॉन विड्रॉ नहीं करेगा, तो कोई पॉजिटिव नेगेटिव आएगा क्या, नहीं आएगा इसमें। और पॉजिटिव नेगेटिव नहीं आएगा तो इसे डाइपोल बोलोगे क्या, नहीं, ये न्यूट्रल है। समझ में आ रहा है क्या डिफरेंस। तो एग्जांपल लिखा है HCl HBr, जो सा भी डाइपोल हो, तो फोर्स डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन फोर्स लिखा है। क्लियर है सबको। थर्ड है हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड। थर्ड सॉलिड कौन सा है, थर्ड सॉलिड अपने पास है हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड, ये भी इजी है। थर्ड हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड, जिसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होगा, लाइक अपने पास वाटर का 2 मॉलिक्यूल है और इस वाटर के इस हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के साथ ये जो बॉन्ड है वो हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाइड्रोजन बॉन्ड है। किसी को ये 11th में तुमने हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़ा है, तुम लोगों ने हाइड्रोजन बॉन्ड 11th में पढ़ा है। अब किसी को क्या पता करना है कि सर हाइड्रोजन बॉन्ड होता क्या है, कैसे होता है, तो मैं बोल रहा हूं सब बच्चे, आधे घंटे का वीडियो है तुम्हारे इसमें लेक्चर में, देखना तुम कि मेरा सर्च करना, हाइड्रोजन बॉन्ड का एक अलग से टॉपिक बनाया गया है, उस टॉपिक को तुम हाफ एन आवर में एक बार पढ़ लो, तुम्हें 11th के कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे और उसमें बहुत सारे नए नए कॉन्सेप्ट जो नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो वो हाइड्रोजन बॉन्ड का क्वेश्चन देखो, मैंने हाफ एन आवर में तुम्हारा हाइड्रोजन बॉन्ड पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ट्राई करना वो वीडियो देखने का, तो तुम्हें हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड के बीच में पता ही चलेगा कि अरे ये तो बहुत ईजी है, मुझे कुछ सीखने की जरूरत ही नहीं है इसमें। तो ऐसे 3 टाइप के सॉलिड हो गए अपने पास, नॉन पोलर सॉलिड, पोलर सॉलिड और हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड। एंड दिस टाइप ऑफ सॉलिड आर मॉलिक्यूलर सॉलिड, ये मॉलिक्यूलर सॉलिड है। ठीक है, अपन लास्ट मेटेलिक सॉलिड, मेटल से बना होगा, एक मेटल्स अरेंज हो गए, सॉलिड बना लिया, तो इसे मेटेलिक सॉलिड बोलोगे। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मेटल्स आर ऑब्वियस है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो ये ऐसा 4 सॉलिड में से अगर तुमसे पूछा कि इलेक्ट्रिसिटी कौन सा कंडक्ट करेगा, कौन कंडक्ट करेगा, तो क्या आंसर होगा, मेटेलिक सॉलिड। एग्जांपल भी बहुत इजी है, देखो ना क्या लिखा है, Ag सिल्वर Au, समझ में आ रहा है। और यहाँ पे जो 2 सॉलिड के बीच में जो बॉन्ड होगा वो क्या बोलोगे, मेटेलिक बॉन्ड होगा, क्योंकि मेटेलिक सॉलिड है। यहाँ कोवेलेंट बॉन्ड होगा, यहाँ आयोनिक बॉन्ड होगा, ठीक है, यहाँ मॉलिक्यूलर बॉन्ड कुछ भी हो सकता है, लाइक हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, लाइक डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन बॉन्ड। तो बॉन्ड बोलो या इंटरेक्शन फोर्स बोलो, दोनों का मतलब एक ही है। कुछ भी डाउट है पूछ सकते हो, मैंने बोला एक हाइड्रोजन बॉन्ड का वीडियो तुम रिवाइज करो, उसमें देख लो अच्छे से, तुम्हें समझ में आ जाएगा। कुछ करना नहीं है तुम्हें यहाँ पे,
डायरेक्ट 2 पॉइंट सबके बारे में जानना है और एग्जाम में एक्सप्लेन करना है अच्छे तरीके से, ताकि तुम्हारे मार्क्स अच्छे आएंगे। तुम एक्सप्लेन करना तुम्हें आना चाहिए, तुम्हारा लैंग्वेज फॉर्म करना आना चाहिए, तो तुम कुछ भी कभी भी 12th में तुम्हारे मार्क्स कभी कम होंगे नहीं। ऐसा नहीं ट्राई करो कि तुम्हें बुकिश लैंग्वेज लिखना है, मीन्स बुक में जैसा छपा हो वो लिखना है। तुम ट्राई करो कि तुम खुद से फ्रेम करो अपने आंसर को। तुमने पढ़ा है बुक का, तुम्हें टीचर्स भी पढ़ा है, मैं बोल रहा हूँ मेरा लैंग्वेज भी मत लिखो, ना ही एनसीईआरटी का या किसी बुक का लैंग्वेज लिखो। तुम तीनों को पढ़ने के बाद अपना लैंग्वेज फ्रेम करो, वो आंसर लिखो। क्लियर है सबको? तुम्हारे मार्क्स में होने की चांसेस, भले कम मार्क्स टीचर्स बोलेगा क्या क्या लिख दिया, ये तो बुक में है नहीं, तब भी तुम्हें पास कॉन्फिडेंस आएगा, तुम्हारे मार्क्स वो, अगर वो अच्छा टीचर रहेगा तो वो तुम्हें मार्क्स देगा, क्योंकि तुमने कंटेंट अगर सही लिखा तो मार्क्स देगा। समझ में आ रहा है क्या? ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख दिया तुम अपने मन से और फिर तुम सोचो कि मार्क्स एक्सपेक्ट करोगे, तो वो नहीं देगा। पढ़ने के बाद जो पार्ट है वो इसे तुम ऐसे फ्रेम करो एग्जाम में जिससे तुम्हारा मार्क्स बहुत अच्छे से बढ़े। मींस फ्रेम तुम्हारा अच्छा आना चाहिए, प्रेजेंटेशन तुम्हारा क्वेश्चन में अच्छा होना चाहिए, तभी 12th में तुम्हारे मार्क्स अच्छे बनेंगे। समझ में आया क्या? कुछ भी डाउट है पूछ सकते हो। ये अपना टाइप्स ऑफ सॉलिड क्लासिफिकेशन सिस्टम कंप्लीट हो गया। ठीक है, ओके। हाँ बच्चों देखो, अभी नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्रिस्टल सिस्टम। ठीक है, क्रिस्टल सिस्टम क्या है ये भी पहले पढ़ाया था मैंने, स्टार्टिंग वाला पार्ट है जो तुम्हें डिस्कस करवा रहा हूं। तुम्हारे नए वाले 12th वाले बुक में ना ये पार्ट शायद से नहीं है, लेकिन पुराने में शायद था और एनसीईआरटी में ये कवर किया हुआ है। एनसीईआरटी में अगर है तो मैंने उस बच्चों के लिए लिया है जो नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो 12th में अगर तुम चेक कर लेना, 12th वाले बुक में जो न्यू बुक है तुम्हारा, अगर उस बुक में है तो पढ़ो ये वाला पार्ट, नहीं है तो जो 12th के लिए फुल्ली प्रिपेयर कर रहे हैं उन्हें ये वाला पढ़ने का टॉपिक नहीं है, उनके लिए नहीं है, उससे पहले तक पढ़ना है। फिर और अगर जो एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, मींस एनसीईआरटी वही बच्चे पढ़ेंगे जो नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या जो सीबीएसई बोर्ड से पढ़ रहे हैं। तो एनसीईआरटी अगर वो पढ़ रहे हैं, आईसीएसई बोर्ड पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। नीट में तुम अगर प्रीवियस ईयर के पेपर देखो तो ये एक दो क्वेश्चन इससे आए हुए हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले क्या है क्रिस्टल सिस्टम, अपन स्टार्ट किए थे, पहले डिस्कस किया था कि टोटल 7 टाइप्स के क्रिस्टल सिस्टम होते हैं, जिसमें मोस्ट प्रिमिटिव जो होता है वो अपना क्या कौन सा होता है? क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। क्या बोला मैंने? मोस्ट प्रिमिटिव क्रिस्टल सिस्टम जो हमारे 12th के सिलेबस में है, क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। इसके अलावा अपन लोगों ने एक बार पार्ट हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम थोड़ा सा पढ़ा था, लेकिन इसके बाद कोई सा भी ऐसा क्रिस्टल सिस्टम का नाम तुमने सुना भी पहले? जो मैंने अभी बताया है, ये लिखा है क्यूबिक पढ़ा है, थोड़ा हेक्सागोनल के बारे में पढ़ा है, ऑर्थोरोम्बिक, टेट्रागोनल, मोनोक्लिनिक, रोम्बोहेड्रल, ट्राइक्लिनिक। इतने टोटल 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम जो है, इसमें से टोटल तुमने पढ़ा क्या है? क्यूबिक, क्योंकि वो सिलेबस में था। लेकिन इनका भी स्ट्रक्चर होता है, अगर तुम्हें देखना है तो नेट पे सर्च करो, बुक में मिल जाएगा। इनका स्ट्रक्चर जो हमारे लिए बहुत कॉम्प्लेक्स है, अपने को वो डिस्कस नहीं करना है। मुझे इंपॉर्टेंट क्या है, क्वेश्चन एग्जाम में आता है ये बुक, एमसीक्यू। टोटल नंबर ऑफ, अगर पूछा क्रिस्टल सिस्टम तो तुम बोलोगे 7। देखो 1 2 3 4 5 6, और इनके कितने स्ट्रक्चर पॉसिबल है, मींस कितने लैटिस पॉसिबल है जहां पे एटम्स तुम अरेंज कर सकते हो। तो सिंपल पॉसिबल है, तुमने पढ़ा था, याद है तुम्हें? सिंपल क्यूबिक याद आ रहा है सबको? सिंपल को और क्या बोलते थे? प्रिमिटिव बोलते थे। और प्रिमिटिव का मतलब क्या? एटम्स कहां अरेंज होते हैं? कॉर्नर पे। बीसी का मतलब बॉडी सेंटर्ड, ये भी पढ़ा था अपन ने। क्यूबिक के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था, याद करो। और ये फेस सेंटर्ड। तो ये 3 जो लैटिस है बनते हैं, ठीक है, इसे अपन बोलते हैं ब्रेवियस लैटिस। ठीक है, तो ये ब्रेवियस लैटिस कितने हैं? 3 है। यहां पे इसके कितने बन रहे हैं? 1 2 3 4। सिंपल, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर, और बेस सेंटर्ड को ही एंड सेंटर्ड बोलते हैं। तो बेस सेंटर्ड या एंड सेंटर्ड, टोटल कितने हो गए? 4 + 3 7 + 2, फिर सिंपल बॉडी सेंटर 9, फिर सिंपल बेस सेंटर्ड 11 12 13 14। इनके सिंपल ही पॉसिबल है, नीचे वाले का बस सिंपल पॉसिबल है और कोई स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं। टोटल नंबर ऑफ लैटिस कितने हो गए? ब्रेवियस लैटिस इज इक्वल टू 40। तो ये एमसीक्यू में आया, तुम्हें ध्यान में रखना होगा। ये क्वेश्चन तुम्हारे पास, ये फ्लो चार्ट बना है तुम्हारे बुक में, स्ट्रक्चर तुम देख सकते हो बुक में। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। ये क्रिस्टल सिस्टम था, ब्रेवियस लैटिस है ये, और ये क्रिस्टल सिस्टम है। ठीक है, उस क्रिस्टल के टोटल कितने स्ट्रक्चर पॉसिबल है? मींस एटम्स को अरेंज कर दिया कॉर्नर पे तो सिंबल बन जाएगा, बॉडी सेंटर पे भी अरेंज कर दिया तो बॉडी सेंटर बन जाएगा, फेस सेंटर पे रख दिया तो फेस सेंटर। तो इस तरीके से अपने पास टोटल ब्रेवियस लैटिस कितने बनेंगे? 14। याद रखना, ध्यान रखना, ये तुम्हें, इनका मैंने कोई तरीका निमोनिक नहीं बनाया। अब मैंने क्या किया, इस क्रिस्टल सिस्टम को नेम अरेंज कर दिया इस फॉर्म में, देखो, जिससे तुम्हें थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तुम्हें याद रखना, निमोनिक है कम टू, इसे अगर अच्छे से पढ़ोगे तो क्या पढ़ोगे? कम टू रोम हाईटेक। लेकिन टू को मैंने TO अलग कर दिया,
और रोम में RO और ME अलग कर दिया। ये निमोनिक है, स्टेटमेंट है। कम टू रोम हाईटेक मतलब कम फॉर क्यूबिक, T फॉर टेट्रागोनल, देखो टेट्रागोनल था यहाँ पे, O फॉर ऑर्थोरोम्बिक, RO फॉर रोम्बोहेड्रल, ME फॉर रोम का ME फॉर मोनोक्लिनिक, HI फॉर हेक्सागोनल, टेक फॉर ट्राइक्लिनिक। तुम्हें ये वाला पहले नेम याद करना है, तो इसके अकॉर्डिंग तुमने नेम याद कर लिया। सेकेंड पार्ट, अब क्या होता है, जितने भी क्रिस्टल सिस्टम होते हैं जैसे क्यूबिक है, तो क्यूबिक में क्या था, ये देखो फिर से मैं एक बार थोड़ा सा यहाँ पे ये स्ट्रक्चर बना रहा हूं। इस स्ट्रक्चर में तुम्हें अच्छे से देखो, यहाँ पे दिख रहा होगा तो चलो इसी में देख लो। ये जो है साइड दिख रहा है सबको, ये वाला साइड, ये 2 साइड और 3 साइड जो एज है, तो इसे अपन ने बोला A, इसे बोला B और इसे बोला C। ठीक है, ABC एज है, और इन दोनों के बीच का जो एंगल है B और C के बीच का एंगल है वो अल्फा था। A और C में जो था वो बीटा था, यहां पे नहीं दिखा रहा हूं मैं, यहां पे दिखा रहा हूं बीटा और गैमा। तो 3 एंगल है, अल्फा बीटा गैमा। तो अपने पास अल्फा बीटा गैमा एंगल होते हैं और ABC होता है। तो मुझे एग्जाम में क्या आता है कि क्रिस्टल सिस्टम में ABC किसका इक्वल होता है, कितना होता है, कितने एंगल होते हैं, अल्फा बीटा गैमा कितना लग रहा है। क्यूबिक में तो तुम्हें 90 लग रहा होगा सबको, सारे एंगल तो 90 डिग्री है, और ABC तीनों इक्वल होता है। क्यूब में तो सारे साइड इक्वल होते हैं, तो इनका तो मुझे अच्छे से याद हो जाता है कि A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C, और बच्चों बताओ अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गैमा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अपने को ये याद हो गया, लेकिन और सबका कहां से याद करें। क्वेश्चन में पूछ देगा रोम्बोहेड्रल में कैसा इक्वेशन, कौन सा करेक्ट है, इसके लिए कौन सा करेक्ट है, ABC और अल्फा बीटा एंगल में के बीच का रिलेशन क्या है। तो तुम्हें ये वाला पार्ट रट्टा मारना पड़ेगा। रट्टा मारने के लिए मैंने क्या किया, थोड़ा और निमोनिक इसमें तैयार किया। निमोनिक नहीं बोलो, ये ट्रिक है। ट्रिक क्या है, अपन एक नंबर याद करेंगे 2 1 0 2 0 1 0, यानी तुम्हें एक नंबर याद करना है 2 1 0, ठीक है, 2 0 1 0 2 1 0 2 1 0 2 0 1 0। अब तुम बोलोगे सर इसका मतलब क्या होता है, मीन्स पहले याद कर लो कम टू रोम हाईटेक, कम टू रोम हाईटेक याद किया, फिर क्या याद किया, कम फॉर क्यूबिक, 2 T फॉर ट्राइक्लिनिक, सॉरी टेट्रागोनल, यही ट्राइक्लिनिक में थोड़ा सा वो हो जाएगा कंफ्यूजन, तो टेट्रागोनल पहले वाला है, तो कम T, O फॉर ऑर्थोरोम्बिक, फिर क्या आएगा, कम टू रोम, रोम फॉर RO फॉर रोम्बोहेड्रल, ME फॉर मोनोक्लिनिक, रोम्बोहेड्रल रोम हो गया, हाई HI फॉर हेक्सागोनल और टेक फॉर ट्राइक्लिनिक। ठीक है, तो ऊपर वाला टेट्रागोनल था, नीचे वाला ट्राइक्लिनिक था। तो पहले तुमने ये लिख दिया, ऐसा जैसे ही लिखा ना तो तुम अभी भूल जाओ। मान लो तुम्हें ये वाला पार्ट याद नहीं है, किसी को याद नहीं है ये वाला पार्ट, अपन लिखना ट्राई करते हैं। ये ABC क्या होता है किसमें, अगर एक का भी एग्जाम में MCQ आ गया तो कैसे लिखें, तो ये वाला नंबर बस याद रखो, क्या लिखा है 2 1 0 2 0 1 0। ये बस ट्रिक बता रहा हूं बच्चों मैं तुम्हें ट्राई करने का, कैसे तुम याद रख सकते हो। कम टू रोम हाईटेक से तुम्हें नेम याद हो गया, एक सीक्वेंस याद कर लिए, उसके बाद 2 1 0 2 0 1 0 लिख दिया ना, तो स्टार्ट करो कैसे लिखना। 2 का मतलब क्या है, 2 इक्वल, यहां आपको इक्वल पार्ट 2 देना है, 2 इक्वल लगाना है। 2 का मतलब इक्वल, ये 1 इक्वल है, 1 का इक्वल मीन्स एक ही इक्वल लगाना है, और एक तब क्या हो जाएगा, ऑब्वियस अनइक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट 0 इक्वल का मतलब दोनों अनइक्वल। कुछ समझ में आ रहा है क्या बताना चाह रहा हूं, 2 इक्वल दोनों इक्वल लगाया, 1 इक्वल तो ऑब्वियस दूसरा क्या होगा, अनइक्वल। इसके बाद दोनों 0 इक्वल, 0 इक्वल का मतलब दोनों अनइक्वल होगा। अब रोम्बोहेड्रल, रोम्बोहेड्रल में 2 इक्वल है। फिर मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक में क्या है, 0 इक्वल है मीन्स दोनों अनइक्वल है। बोलो समझ में आ रहा है क्या सबको। हेक्सागोनल में क्या है 1, तो 1 इक्वल है, दूसरा अनइक्वल है। नेक्स्ट ट्राइक्लिनिक में दोनों अनइक्वल है क्योंकि 0 इक्वल है। समझ में आया क्या। अब क्या करो पता है, देखो तुम्हारे लिए इजी हुआ कि नहीं, A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C। समझ में आया क्या, बताओ। ट्रिक अच्छा है, सबको समझ में आया। बोलो अच्छा नहीं लगा तो ठीक है, याद करते रहना, रट्टा मारते रहना, ये कभी याद हो जाए किसी को तो अच्छी बात है। मेरे को तो कभी याद नहीं आया, मैंने अपने टीचर ने ऐसे ही सिखाया था कि सर ऐसा कुछ होता है कि तुम जिससे तुम याद रख सकते हो। ठीक है, क्या याद करोगे 2 1 0 2 0 1 0, और 2 क्या है, अनइक्वल मत समझना, इक्वल समझना। 2 इक्वल, 1 इक्वल तो दूसरा अनइक्वल, दोनों 0 इक्वल का मतलब दोनों अनइक्वल, 2 इक्वल लिख दिया। फिर 0 इक्वल का मतलब दोनों अनइक्वल, फिर
1 इक्वल 1 अनइक्वल। तो ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, जो मैंने लिखाया है ये वाला पार्ट, नंबर जो लिखा है 210 एक मोबाइल नंबर, तुम्हें कॉन्टैक्ट नंबर बहुत सारा याद रहता है, तो बस एक कॉन्टैक्ट नंबर के बेसिस पे याद कर लो। कम टू रोम हाईटेक 210 2 पॉइंट याद करना है। फिर अल्फा बीटा गैमा में यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है, 4 ऊपर से जो 4 है सब में अल्फा बीटा गैमा इक्वल है, यहां से 4, लेकिन ऊपर का जो 3 है तीनों का अल्फा बीटा गैमा इक्वल है, और जो कि 90 डिग्री का इक्वल है। लेकिन इनका अल्फा बीटा गैमा तो इक्वल है, लेकिन वो 90 डिग्री के इक्वल नहीं, मींस 89 हो सकता है, 95 हो सकता है, 100 हो सकता है, तीनों 100 होगा लेकिन 90 नहीं होगा। इसका मतलब ये है। तो फोर्थ तुमने ऐसे याद किया। नेक्स्ट अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट वाला, यहां पे थोड़ा एंगल के बारे में तुम्हें सोचना होगा कि हेक्सागोनल में अल्फा बीटा 90 होता है, गैमा 120 होता है। यहां पे मैं हेल्प नहीं कर सकता हूं, तुम्हें एबीसी में हेल्प कर दूंगा। नीचे वाला सबसे लास्ट वाला तीनों अनइक्वल होता है, मीन्स दोनों अनइक्वल होता है, कोई किसी के एंगल के इक्वल नहीं है। अल्फा बीटा 90 गामा 120, अल्फा गामा 90 बीटा इज नॉट इक्वल टू 90। तो तुम्हें ये 3 याद रखना है। ऊपर वाले 3 तो 90 थे ना, ऊपर वाले जो 3 है वो सब में एंगल इक्वल है, और फोर्थ वाले में एंगल तो इक्वल है लेकिन 90 डिग्री के इक्वल नहीं है। तो इस बेसिस पे अल्फा बीटा गैमा एबीसी सबको याद हो जाएगा। ध्यान रखना, एमसीक्यू अगर होगा तो एमसीक्यू में देखना, ट्राई करना ये सॉल्व करने का इस तरीके से, तुम्हारा करेक्ट आता है कि नहीं। बस तुम ये वाला 2 पॉइंट याद कर लो बच्चे। नीचे वाला जो तुम्हारा दोनों अनइक्वल होता है, देखो दोनों में अनइक्वल, यहां भी अनइक्वल, तो तुम्हें याद रखने की जरूरत नहीं, नीचे में दोनों में अनइक्वल था, यहां भी अनइक्वल है, ठीक है। तो बस तुम ये 2 पॉइंट याद कर लो इनका। इनमें अल्फा गैमा 90 डिग्री है, किसमें, मोनोक्लिनिक में अल्फा गैमा 90, बीटा इज नॉट इक्वल टू 90। यहाँ अल्फा बीटा 90, गैमा इज नॉट इक्वल टू 1, गैमा इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो 120 डिग्री वाला एंगल वाला एक ही है जो कि हेक्सागोनल है। क्लियर है सबको। तुम्हें अगर नहीं भी याद आएगा ना तो हेक्सागोनल तुमने डायग्राम बनाया तो समझ में आ जाएगा। ये 120 डिग्री एंगल है ना बच्चों, तो ये गैमा एंगल है। समझ में आया क्या। और जब तुम इसके ऊपर से एक रखोगे ऐसा, तो उन दोनों के बीच में एंगल क्या हो जाएगा, 90। तो वही तो है अल्फा बीटा 90 डिग्री। क्लियर है सबको। कुछ डाउट है पूछ सकते हो। ये अपना कंप्लीट हो गया क्रिस्टल सिस्टम। अब अपने पास 2 टॉपिक रह गया। 2 टॉपिक क्या रह गया, अपन आयोनिक सॉलिड को थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिससे क्योंकि नीट में एमसीक्यू आते हैं, वो भी फर्दर 12th वाला पार्ट नहीं है, इतना कुछ नहीं, लेकिन 12th में कुछ कुछ पॉइंट है जो मैंने तुम्हें डिस्कस कराऊंगा। और लास्ट डिफेक्ट्स रहेंगे जो तुम्हारे चैप्टर के सबसे लास्ट में। तो 2 लेक्चर लगेंगे, और एक लेक्चर में अपन डिफेक्ट्स क्लियर कराएंगे और एक लेक्चर में अपन आयोनिक सॉलिड पढ़ेंगे। कंप्लीट हो जाएगा। तुम न्यूमेरिकल सॉल्व करना स्टार्ट करो, बुक पूरा पढ़ने का ट्राई करो, जो भी है कुछ भी डाउट आता है उनका इमेज भेजो मुझे, मैं तुम्हें सारा समझाऊंगा पॉइंट, ठीक है। अगर मुझे लगेगा, और जो पढ़ चुके हो वो ट्राई करो कि अगर आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो मुझे पूछो, मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में तो जो भी बचा रह जाएगा वो एक्सप्लेन अभी ही कर सकता हूँ, क्योंकि मैं आगे चल करके दूसरा चैप्टर फिर स्टार्ट करूंगा तो तुम्हें कुछ समझेगा नहीं, फिर मैं ये वाला पार्ट रिपीट नहीं करूंगा इसके डाउट्स। तो अभी तुम्हारे पास डाउट है जो भी 5-6 डेज के अंदर, अगर मैं 10th मई तक सोचूं कि ये कंप्लीट कर दूंगा तो तुम्हें 10th मई के बाद नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा। तो तुम ट्राई करना यहां तक कंप्लीट करने का 10th 1-2 दिन में जितना पढ़ा है, और डाउट क्रिएट करके डाउट मुझसे पूछने का। ओके ठीक है, चलो थैंक यू।